हेलो नीट कैंडिडेट्स, आरपी यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एमबीबीएस कोर्स के थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया है। तो देखिए, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन या एडिटिंग कर सकते हैं। अगर वो अपने किस कैटेगरी सब कैटेगरी में कुछ चेंज करना चाहते हैं या रीजन मीन्स जहाँ से उन्होंने अपना 12th क्लास पास किया है, तो वो 12th आईपी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए जिन भी कैंडिडेट्स ने दिल्ली के किसी भी स्कूल से 12th क्लास पास किया है तो वो इसमें एलिजिबल हैं। और आउटसाइड ऑफ द दिल्ली के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हैं, अपना रीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, तो वो आप कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स को अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स और नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा। और ये इसका शेड्यूल है। आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने 2500 रुपीज़ का पेमेंट किया है, तो वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन या एडिटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोडिंग का काम कर सकते हैं और साथ में नीट का स्कोर कार्ड। और इसका जो डेट है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 11:59 PM। फिर ऐसे कैंडिडेट जो नीट 2025 क्वालिफाइड हैं बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन की जा रही है। तो डेट सेम है 6 to 12 अक्टूबर 11:59 PM तक। और वो कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, 2500 रुपीज़ का पेमेंट किया है और साथ में नीट 2025 का स्कोर कार्ड अपलोड किया है, तो ऐसे कैंडिडेट इसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। इसके लिए भी डेट सेम है 6 अक्टूबर to 12 अक्टूबर 11:59 PM तक। इस राउंड का रिजल्ट जो है 13 अक्टूबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड से सीट अलॉट होगी तो उन लोगों को एक पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करनी है 96,000 की, जो कि आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट है पे करने का वो 13 अक्टूबर 11 PM से है। उसके बाद अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर पाएंगे। इसका स्टार्ट डेट भी 13 अक्टूबर बताया गया है, क्योंकि ये देखिए थर्ड राउंड है, तो इसमें जिन भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी इन्हें मैंडेटरी अपने अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी कि रिपोर्टिंग करना मस्ट है। यानी कि आपको फिजिकली कॉलेज जाना होगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, ताकि जो भी सीट आपको अलॉट हुई है उसका कंफर्मेशन हो सके। और कैंडिडेट की जगह कोई और अदर पर्सन रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा सकते और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसके लिए डेट 14 to 22 अक्टूबर बताई गई है, यानी 22 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो आफ्टर टेकिंग एडमिशन, यानी एडमिशन लेने के बाद अगर अपनी सीट को छोड़ना चाहता है, विड्रॉ कर, क्योंकि ये थर्ड राउंड है, तो कैंडिडेट को ये अलाउ नहीं होगा कि आप थर्ड राउंड में एडमिशन लेने के बाद आप उस सीट को छोड़ दें। और फिर उसके बाद आप आगे के अगर कोई राउंड्स कंडक्ट होते हैं तो उसमें भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें ये भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपको ऑल इंडिया से कोई सीट अलॉट होती है और आपने एडमिशन लिया है, अगर उस लिस्ट में अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट में आपका नेम आता है तो फिर आपको स्टे वैकेंसी राउंड से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेटा शेयरिंग होती है स्टेट्स और जो ऑल इंडिया की लिस्ट है उनमें आपस में ये लोग डेटा शेयर होता है। तो अगर किसी भी ऐसी लिस्ट में आपका नेम आता है अलॉटेड कैंडिडेट्स की, तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड में आपको अलाउ नहीं करेगा। जो कन्वर्जन है सीट्स का वो राउंड 3 में ही होगा, लेकिन ये कन्वर्जन तभी होगा जब किसी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी में कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे। तो देखिए, इसमें क्राइटेरिया बताया कि राउंड 3 में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन की थी या राउंड 2 में की थी और जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है अभी तक, उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन किया जा रहा है राउंड 3 में, लेकिन ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में सीट लेने के बाद रिज़ाइन कर दिया था या रिपोर्ट ही नहीं किया था, सेम राउंड 2 में भी आपने सीट ज्वाइन करने के बाद सीट छोड़ दी है या फिर आपने रिपोर्ट ही नहीं किया कॉलेज को, तो वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको राउंड 3 में आपको जो चॉइस फिलिंग है वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। और अगर सीट अलॉट होगी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिपोर्ट करना होगा अलॉटेड मेडिकल कॉलेज में। अगर किसी कैंडिडेट का कुछ अपग्रेडेशन होता है तो जो पहले आपको कॉलेज अलॉट हुआ था वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर लेना होगा और फिर राउंड 3 से जो भी सीट आपको अलॉट होगी उस पर जाकर ज्वाइनिंग करनी होगी। एक बार ज्वाइनिंग अगर आप कर लेते हैं तो फिर दोबारा से आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, ना ही उस सीट से रिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर किसी कैंडिडेट को राउंड 3 से सीट अलॉट होती है और वो अगर अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते, तो फिर उन्होंने जो भी फीस सबमिट की थी वो फॉरफिट हो जाएगी और उसके आगे के राउंड्स के लिए उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
और अगर राउंड 3 में अगर किसी कैंडिडेट को सीट होती है तो फिर वो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे बताया कि MBBS कोर्स के लिए जिन कैंडिडेट्स ने 11 और 12 दिल्ली के किसी भी स्कूल से पास किया है, खाली वही दिल्ली कैटेगरी या दिल्ली कोटा की सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स को 11 और 12 का जो मार्कशीट है उसको सिंगल PDF बना के अपलोड करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले एक नोटिस भी आया था कि जो भी कैंडिडेट्स IPU से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें कंपलसरी एक सर्विस बॉन्ड भी देना होगा, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से अलॉट होके आते हैं या स्टेट कोटा से आपको कोई सीट मिलती है। तो ये UG और PG दोनों ही टाइप के कोर्सेज में एप्लीकेबल है। तो ये नोटिस ऑलरेडी आ चुका है। तो कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एक एनेक्सर A आपको मिलेगा, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं जितने भी लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट है तो वो कौन कौन से हैं जो कि वैलिड माने जाएंगे दिल्ली कैटेगरी सीट्स के लिए। ऐसे एनेक्सर B में लिस्ट ऑफ OBC है, कौन कौन सी OBC का कास्ट है जिसको कि वैलिड माना जाएगा दिल्ली OBC कैटेगरी के लिए। और OBC सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च 2025 के बाद की डेट का इशू होना चाहिए। और जो भी आप पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करेंगे वो एडजस्ट नहीं होगी किसी और प्रोग्राम में। तो ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन इसमें बताई गई हैं। इसमें OBC सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि OBC सर्टिफिकेट दिल्ली से इशू हुआ होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी और पर्पज़ से आपने OBC सर्टिफिकेट बनवाया था या किसी अदर स्टेट से, तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वो दिल्ली का ही इशू होना चाहिए। अगर आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीट अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।